ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जावा क्या चीज़ है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन यही समझी थी, जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोर स्पेसिफिकली जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम अभी डिसेक्शन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली टर्म का, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमने जब पूरा डिसेक्शन किया था तो हमें एक लाइन निकल के सामने आई थी। वो डेफिनेशन थी इसकी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर। अब इसमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक प्रोग्रामिंग टर्म समझ में नहीं आया था और एक कंप्यूटर टर्म समझ में नहीं आया था, तो हम लोग अभी डिसेक्शन कर रहे थे कंप्यूटर वाले टर्म का। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कंप्यूटर इज। बेसिकली बहुत डीप रिलेशनशिप है। अगर अपने को कंप्यूटर क्या है ये चीज़ अगर अच्छे से समझ में आती है तो हम लोगों को जावा लैंग्वेज बहुत अच्छे से हम सीख पाएंगे, या कोई सी भी लैंग्वेज हम अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत बेसिक और जनरल नॉलेज की चीज़ है, एवरीवन शुड नो। सो इसीलिए हमने डिसेक्शन शुरू करा and we started to understand what computer is. We started to define the term computer. So if we want to define computer, we came out with 5 basic points. The first most important point in the computer's definition was that computer is an electronic device. ओके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट ये था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब अगर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने इस चीज़ का डिस्कशन शुरू किया था। इसके पहले हम बाकी के 4 पॉइंट्स को एक बार पढ़ चुके थे। बाकी 4 पॉइंट्स और जो हैं उसमें 3 तो कंप्यूटर से रिलेटेड है जो आपने शुरू से सुन रखे हैं कि इसमें इनपुट डिवाइस होती है जिसके ज़रिए जिसके थ्रू आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को फीड करते हो। फिर एक सीपीयू होता है उसमें, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके थ्रू ये प्रोसेसिंग होती है। एंड एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू आपको डिजायर्ड आउटपुट प्रोसेस होने के बाद स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ये 3 पॉइंट्स तो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं जो शुरू से सुन रखे हैं। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी यूनिट। उसमें एक मेमोरी यूनिट होती है जिसमें आप डेटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो। सो आगे का डिसेक्शन तो अभी हमने प्रॉपर्ली शुरू किया ही नहीं, हम तो सबसे पहले लाइन के ऊपर ही हैं। दीज आर टोटल 5 पॉइंट्स। इफ एनी डिवाइस सेटिस्फाई दीज 5 पॉइंट्स देन वी विल से दैट इट इज अ कंप्यूटर। एंड बिलीव मी, एक बार अपने को ये चीज़ ढंग से समझ में आई तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे किस चीज़ को कंप्यूटर कह सकते हैं। गीजर को, फ्रिज को, टीवी को, एसी को, और आज के ज़माने में क्या क्या चीज़ कंप्यूटर बनते जा रही है। ठीक है, आपको हो सकता है आश्चर्य हो कि फ्रिज भी कंप्यूटर है, या फिर आज के टाइम के टीवीज भी कंप्यूटर हैं। आज के टाइम में मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिल सकती हैं जो आपको हैरान करेंगी कि अच्छा इनको कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर सिर्फ उनको तभी मानेंगे जब बेसिकली ये 5 पॉइंट्स वो चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट चल रहा था, डिसेक्शन हम उसी का कर रहे हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो उसमें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब व्हाट डू यू मीन बेसिकली, मतलब व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो हमने जब इसका डिसेक्शन करना शुरू करा तो हमको कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब ये हुआ कि डिवाइसेस और भी टाइप की हो सकती हैं। Definitely devices can be of many type, but we are particularly interested in the devices which basically works on electricity. So electricity पे चलने वाली devices को we can categorize into 2. हमने 2 तरह से उनको categorize करा। ठीक है, कैसे categorize किया गया? On the basis of the current, the type of electricity they works on. Type of electricity? Yes. So electricity can be divided into 2 types. One is alternating current and second is direct current. ठीक है, हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये सीखने को मिली कि हमारे घर में जो करंट आता है वो किस तरह का है। ओके, सो अक्षत, अपने घर में जो करंट आता है वो किस तरह का बेटा? AC. AC, it's alternating current. Any properties you can specify about AC? सर AC 220 वोल्ट का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है एसी के बारे में वो 2 चीजें हैं। उसका वोल्टेज 220 वोल्ट्स होता है जो हमारे घरों में आता है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये टॉपिक मैंने जैसे पहले भी समझाया, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड भी है और ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस में भी है, तो अपने को और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। 220 वोल्ट्स जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपने घर में आना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 220 वोल्ट्स आए। इट कैन फ्लक्चुएट, इट कैन वेरी, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है कि अभी 210 वोल्ट्स आ रहा है, थोड़ी देर बाद 220 वोल्ट्स आए। यूजुअली
गर्मी के दिनों में वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में लोगों के घरों में एसी, कूलर्स, ये सब चीज़ें चलने लगती हैं जो बहुत सारा पावर ड्रेन करती हैं, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज डाउन होता है। ठीक है, सो ये वोल्टेज डाउन सिर्फ अभी आपकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ के हिसाब से समझ रहे हैं। और एक छोटी सी बात अभी सामने आई गया, ये वाला पॉइंट तो अपन इस चीज़ को डिस्कस कर ही लेते हैं कि मुझे ये बताओ कि अगर अपने घर में वोल्टेज ऐसे ही फ्लक्चुएट होते हैं, डाउन होते हैं, तो हमारी डिवाइसेस के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ये तो गारंटीड है। ओके, मतलब वो एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, या फिर हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या हमारा सेलफोन हो, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो उसके कारण हमारी इन अप्लायंसेस, इन डिवाइसेस के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये डिवाइस खराब हो सकती है, ये डिवाइस जल सकती है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया तो डिवाइस जलने के चांसेस हैं। वोल्टेज बहुत कम रहा और आप उसके ऊपर चीज़ चला रहे हो तो भी आपकी डिवाइस में फॉल्ट हो सकता है, डिवाइस जल सकती है गर्म होके। ओके, सो व्हाट कैन वी डू टू कंट्रोल दिस फ्लक्चुएशन? हम बिजली कंपनी के पास तो नहीं जा सकते, हम उसको तो नहीं बोल सकते कि भैया हमारा वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा सही करो, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई बहुत सारे लोग बैठे नहीं हैं आपके लिए। ठीक है, इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली, मतलब अपने एमपी के अंदर जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमपी केवीवीसीएल करके कंपनी है, जिस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। सो वहाँ पे कोई ज़्यादा सुनवाई होती नहीं आप अपन लोगों की। सो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे कि जिससे हमारी डिवाइसेस खराब ना हो और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी कंट्रोल हो जाए? एनी आइडिया, एनीवन? सर एलईडी बल्ब्स यूज करके, और सर जो बाकी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा वोल्ट की, उनको बंद करके। ओके, सो ठीक है, एलईडी बल्ब यूज़ करने से मेरे एसी जो है, मान लो मेरा एसी जो है, अगर उसको वोल्टेज कम ज़्यादा मिलता है तो मेरा एसी ख़राब होने के चांसेस है। ठीक है, उसको वो बार बार बंद चालू होएगा, कंप्रेशर उसका बार बार बंद चालू होता है, तो वो ख़राब होने के उसमें चांसेस हो सकते हैं। सो फॉर द पर्पस, एसी से कैसे, मतलब एसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्रिज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टीवी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो सर वो बल्ब बंद करके। ओके, चलो सर मैं बताता हूँ। स्टेबलाइजर। कौन बोला? हु इज इट? सर मी स्वप्निल। स्वप्निल, क्या बोला भैया? वापस बोल, रिपीट। सर स्टेबलाइजर लगा के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत कॉमन सी चीज़ है, घरों के अंदर बहुत आमतौर पे देखने को मिलती है, पुराने घरों में ज़्यादा देखने को मिलती थी। पुराने मतलब आई मीन अगर आप गांवों की साइड जाओगे तो आज वहाँ पे तो आज भी लोगों के घरों में स्टेबलाइजर देखने को मिलते हैं। और अभी भी शाहजहाँपुर में भी आपके घरों में अगर एसी लगा हुआ है तो आपको एसी के साइड में एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई ज़रूर दिखेगी, एंड दैट इज़ बेसिकली यस सर, यहाँ पे। yes, so that thing is not stabilizer but it's stabilizer. Stabilizer का मतलब होता है जो स्टेबल मतलब एक जैसा रखे वोल्टेज को, जो एक जैसा रखे इज नोन एज स्टेबलाइजर। ओके, इट स्टेबलाइजेज द वोल्टेज। ओके, just a second. So the term is stabilizer. Stabilizer, it stabilizes, वो स्टेबलाइज करता है करंट को। मतलब स्टेबलाइज करता है मतलब इसकी कुछ रेंज होती है, जैसे अलग अलग तरह के स्टेबलाइजर्स हैं। एसी के लिए नॉर्मली अपन अपने घरों में अभी जैसे मेरे यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ वोल्टेज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सो मैंने ले रखा है 170 वोल्ट्स, 170 वोल्ट से 270 वोल्ट्स के बीच में अगर करंट आता है तो वो इन दोनों में से वो उस करंट को निकाल के 220 वोल्ट्स देगा। मतलब अगर मेरे यहाँ पे करंट 170 वोल्ट तक भी आया तो भी वो उसको बढ़ा देगा और 220 कर देगा, और अगर मेरे यहाँ पे करंट बढ़ा हुआ आया 270 वोल्ट्स तो उसको कम कर देगा, दैट इज 220 वोल्ट्स कर देगा। एग्जैक्टली मुझे 220 वोल्ट्स देगा ताकि मेरे एसी के ऊपर दिक्कत ना जाए। ऐसे ही जैसे मेरे यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, जो कंप्यूटर लैब है अपनी, इस कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो उनको नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक स्टेबलाइजर लगाया है। काफ़ी बड़ा स्टेबलाइजर है, वो 5 किलोवाट्स का स्टेबलाइजर है। सारे कंप्यूटर्स को उसी से कनेक्ट कर रखा है। सो सारे कंप्यूटर्स को पावर मिलता है उस स्टेबलाइजर के थ्रू पावर मिलेगा। अगर वोल्टेज कम होता है या ज़्यादा होता है तो मेरे कंप्यूटर्स बंद नहीं होंगे।
ठीक है, कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होते हैं, बल्कि ये स्टेबलाइजर इस वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देता है और या फिर स्टेप डाउन कर देता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, सो ये जो हम स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, दिस स्टेबलाइजर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, आपको अपने घरों के बाहर भी लगा हुआ मिल सकता है, कुछ मतलब एक एरिया में, एक मोहल्ले में, एक जगह पे होता है यूजुअली। आपको अभी जैसे आपको देखने को मिलेगा चौक बाजार एसबीआई के अंदर, अपने एसबीआई बैंक के सामने लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर, ऐसे भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास में लगा हुआ है। देयर एट मेनी प्लेसेस दिस ट्रांसफार्मर इज अवेलेबल। ये ट्रांसफार्मर आपको, जिसको हम लोग डीपी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है इस वोल्टेज को रेगुलेट करना या प्रॉपर वोल्टेज बना के देना। ठीक है, वो वोल्टेज कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन है या दोनों है। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर के बारे में सर आपने इतनी बातें क्यों कही, दिस इज ऑल्सो टॉपिक इन योर सिलेबस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये 9th में आपको पढ़ने को मिला, या फिर अभी 10th का वो जो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक, उसमें बिल्कुल एंडिंग में पढ़ने को मिलेगा। सबसे लास्ट टॉपिक है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ट्रांसफार्मर की, व्हाट आर ट्रांसफार्मर्स एंड हाउ डू दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं, हमें तो ये तक भी है उसमें। ठीक है, सो आप बस कम से कम अभी नाम सुन के रखोगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, और बेसिक यूटिलिटी आपको समझ में आ गई। ट्रांसफार्मर का काम है स्टेबलाइज करने का। सो अपने घर में करंट का वोल्टेज कुछ भी आए, उसको स्टेबलाइज कर देता है स्टेबलाइजर। ओके, सो द नेम इज स्टेबलाइजर। ठीक है, और स्टेबल वर्ड भी सबको समझ में आया होगा। स्टेबल का क्या मतलब होता है, स्टेबल मतलब एक जैसा। ठीक है, एक जैसा कर देता है स्टेबल उसको, न कम न ज्यादा, एक जैसा चलेगा। जैसे मेरी हार्ट रेट स्टेबल है भैया, अभी 70 रेट है मेरे हार्ट का, मतलब इट इज पंपिंग ब्लड एट 70 पर मिनट, ओके, 70 टाइम्स पर मिनट, सो इट इज स्टेबल। लेकिन अगर मैं अभी रेस लगाऊं या दौड़ लगाऊं या मैं थोड़ा से कुछ भी करना शुरू करूं, तो हो सकता है वो 70 से 75, 80, 90, 100, 120, 150 तक पहुंच सकता है वो मेरा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। तो उस टाइम पे इट इज नॉट स्टेबल, इट्स अनस्टेबल। लेकिन एक जगह कांस्टेंट हो गया तो वी विल से कि इट इज स्टेबल। ठीक है, अभी आपको ये चीज कोरोना वाले टाइम में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी कि कोरोना के टाइम में अपना एक SpO2 करके एक चीज होती है ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए। ये जो ऑक्सीजन लेवल अपन जो मेजर करते हैं, ये अगर आपका स्टेबल है, 99 पे है, 98 पे है, अगर ये स्टेबल है दैट मीन्स कि यू आर फिट। लेकिन अगर ये ड्रॉप हो रहा है, 98 के नीचे आ रहा है, 97, 96, तो आपको संभलने की जरूरत है। और अगर 94 के नीचे आ गया है तो मान लो यू विल डेफिनेटली नीड टू हॉस्पिटलाइज। ठीक है, 94 के नीचे पहुंचना नहीं चाहिए SpO2 लेवल आपका। ठीक है, ये सब चीजें सबको सुनने को मिली होगी। तो स्टेबल का मतलब मैं सिर्फ मीनिंग समझा रहा था। ओके, चलो, तो यहां तक की कहानी अपने को समझ में आई। हमको इतना समझ में आया कि हमारे घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट आता है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए हम स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं। हर डिवाइस जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस डिवाइस के पहले हम एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। कुछ घरों के अंदर स्टेबलाइजर मीटर बॉक्स के वहीं पे लगा दिया जाता है। वो बड़ा स्टेबलाइजर होता है जो घर के अंदर की सारी डिवाइसेस को प्रोटेक्शन एक साथ दे सकता है। ठीक है, आप चाहें तो घर में अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर लगाओ, चाहे एक कॉमन स्टेबलाइजर लगाओ, थोड़ा पावरफुल। ओके, सो द सेकंड टाइप ऑफ करंट, अभी अपने को एक चीज तो समझ में आई कि एक है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो एसी पे काम करेंगी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो डीसी पे काम करेंगी। मैं इन दोनों की डेफिनेशंस पे अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, इन चीजों को भी स्किप करके हम आते हैं वापस। ऑल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स जो हमारे घरों के अंदर आता है, ये उसकी एक रेंज है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है इस चीज की। AC refers to the form in which electricity is delivered to business and residences, मतलब businesses और residences, मतलब हमारे घरों में जो आता है वो alternating current आता है। ठीक है, यहाँ पे 230 वोल्ट्स लिखा हुआ है, it could be 220 वोल्ट्स to 230 वोल्ट्स, बीच में कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। और बल्कि यहाँ पे रेंज लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर बुक में हर जगह अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये मतलब कुछ भी वोल्टेज आपके घर में आ सकता है, लेकिन बेसिकली इट इज सपोज टू बी बिटवीन 220 टू 230, ये कुछ वोल्टेज होना चाहिए। डायरेक्ट करंट, अब डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या है, हमने कल बात करी थी। डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं बैटरीज,
सोलर सेल्स मतलब जो आपका सोलर एनर्जी जब के थ्रू जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपको डायरेक्ट करंट ही मिलेगा, या फिर डायनेमो कहीं भी लगा हुआ है उसके थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है इट विल बी ऑफ टाइप डायरेक्ट करंट। ओके, सो डायरेक्ट करंट का मूवमेंट सिंगल एक डायरेक्शन में होता है, ये उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये हमने कल इसके बारे में बात करी। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, और डायरेक्ट करंट जो दिख रहा है वो या तो होता है या नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है फिलहाल में, है ना। वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, उसकी वेरी नहीं करता है वो, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है। कल हमारी बात हुई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर यहां से शुरू हुआ टाइम t1 से, तो टाइम t2 पे उसका कुछ भी वोल्ट हो सकता है, टाइम t3 पे कुछ हो सकता है, टाइम t4 पे कुछ हो सकता है। सो दिस इज द टाइम लाइन। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज कुछ भी हो सकते हैं, उसकी स्टेट्स बहुत सारी हो सकती हैं, बेसिकली इनफाइनाइट हो सकती हैं। इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट बेसिकली यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेदर हम अभी बात करें पर्टिकुलरली तो डायरेक्ट करंट को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट करंट। और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी डायरेक्ट करंट की कि डायरेक्ट करंट की सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ, और इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज करा। ऑन को हमने डिनोट करा 1 से और ऑफ को डिनोट करा 0 से, और जीरोस और 1 से मिलके ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। और क्योंकि इस लैंग्वेज में जो दोनों सिंबल्स हैं वो दोनों सिंबल्स डिजिट्स हैं, इसलिए इसको कई बार सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम भी कह दिया जाता है। अब मैंने बहुत सारी बातें यहां पे आप लोगों से कर ली, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब सबसे पहली चीज तो हम यहां पे अब ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम वाली क्या चीज। डज एनीवन नो कि कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम से अभी आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू लेते हैं। नाम पहली बार आप लोग नाम सुन लो ताकि एनीवन। ओके चलो, सो सबसे पहला तो हम जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हमारा जो नंबर सिस्टम है दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास में 10 सिंबल्स हैं, देयर आर टोटल 10 सिंबल्स। द सिंबल्स आर 0 to 9। हम 0 से 9 के बीच में जो हमारे पास में सिंबल्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूज करके हम नंबर्स बना सकते हैं। और जैसे कि से फॉर एग्जांपल 512, सो इसमें जो सिंबल्स यूज में आए वो 0 से 9 के बीच में ही है, जो भी सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। तो हम जो भी नंबर्स बनाते हैं वो नंबर 0 से लेकर 9 इन डिजिट से मिलके ही बनता है, राइट। सो दैट्स व्हाई 0 to 9 इज बेसिकली 10 symbols and 10 means deci। 10 के लिए हम डेसी वर्ड यूज करते हैं, सो द नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम है। आपने मैथ्स आज तक जो करा या आपने जितने भी कैलकुलेशंस करे हैं सब डेसिमल नंबर सिस्टम में करे। बट इन दी वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट मतलब बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स आर, सबसे छोटा सबसे कम सिंबल्स वाला सबसे पहले लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ दो ही सिंबल्स होंगे, 0 and 1। सारे नंबर्स इन्हीं से मिलके बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को बनाना है 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर सिस्टम में बनेगा नंबर 101। इसमें कहीं पे भी कोई और डिजिट नहीं आ सकता। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 101 लिखना पड़ रहा है। अपने को लग रहा है कि इट इज 101, बट इट्स नॉट 101, ये बाइनरी का 5 है। ओके ये हमें अभी डिटेल में देखना है, हाँ अच्छे से देखेंगे ये सारी चीजें। आई डोंट नो तुम लोगों को 9th में बताया है कि नहीं इस बारे में, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिना बाइनरी नंबर सिस्टम को समझे हम इंटीजर लिटरल्स जो जावा का एक टॉपिक है, टोकन्स के अंदर आएगा, हम उस टॉपिक को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और जावा में किस किस तरह के नंबर्स हम लिख सकते हैं वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सिलेबस का भी पार्ट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इसकी बात करें तो देयर इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, ऑक्टल मींस 8. 8, yes, so there will be 8 symbols, 0 to 7 एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि सिंबल्स 8 हैं पर 8 तक नहीं जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 को इंक्लूड कर लिया, इसलिए 0 to 7 देयर विल बी टोटल 8 सिंबल्स। जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल मतलब
सिंबल्स अलाउड हैं, लेकिन हैं कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक सिर्फ। ओके, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया ऐसा। ऐसा ही एक और नंबर सिस्टम वी हैव, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, हेक्साडेसिमल, हेक्स एंड डेसी, 16 6 प्लस 10, सो देयर इज 16 सिंबल्स जो है 0 to 9 एंड A to A to F. A to F A to F, A B C D E F। ओके, यहाँ पे ये 6 सिंबल्स ये हैं और 10 सिंबल्स ये हैं, दैट इज बेसिकली 16 सिंबल्स हैं यहाँ पे अपने पास में हेक्साडेसिमल में। सो ये सारे नंबर सिस्टम्स हैं, यू हैव हर्ड। ओके, कब सुना है इनके बारे में, कहाँ सुना हुआ है? सर इन 9th सर क्लास 8th हाँ। क्लास। 8th में। सर 8th और 9th 8th क्लास में, मैथ्स में या फिर कंप्यूटर्स? सर कंप्यूटर। ओके, में। परफेक्ट। तो अगर वो 8th में सुना हुआ है तो अच्छा है, अपने को हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें ये सीखना रहेगा, हमें एटलीस्ट इनका एक बेसिक आइडिया और चाहिए रहेगा। अभी ये तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज बताई, अभी थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, चलो ठीक। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आई कि अभी अभी हम लोगों ने एक नया नंबर सिस्टम बनाया, जहां पे ऑन को रिप्रेजेंट करा 1 से, ऑफ को रिप्रेजेंट करा 0 से, करंट अगर आ रहा है तो 1, नहीं आ रहा है तो 0, और इससे मिला के ऑल टुगेदर 1 और 0 से मिला के हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया। ठीक है, ये भी एक नंबर सिस्टम है एंड दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम। और इस बाइनरी नंबर सिस्टम को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इधर वी कैन कॉल इट बाइनरी नंबर सिस्टम और वी कैन से बाइनरी लैंग्वेज। इस बाइनरी लैंग्वेज में और कोई कैरेक्टर्स या सिंबल्स नहीं है, सिर्फ जीरोज और वंस ही होते हैं। ओके, मतलब इस लैंग्वेज में आपको कुछ भी लिखना है तो सिर्फ जीरोज एंड वंस का यूज करके लिखोगे, बिना नंबर्स के कुछ नहीं लिख सकते। तो सर अपने को अगर हेलो लिखना है तो, हमें अगर अपना नाम लिखना है तो भी वंस और जीरो से ही लिखाएगा। सो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट जस्ट वेट, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन वापस थोड़ा सा। सो दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत गहरा रिलेशन है अपने कंप्यूटर से, क्योंकि हमारा कंप्यूटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट के हिसाब से जीरोज एंड वंस को ही समझता है हमारा कंप्यूटर, एंड दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विदाउट एनी कन्वर्जन्स। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है। जैसे कि अभी अगर मैं अंश से बात करूं तो अंश इस मेरी लैंग्वेज जो मैं हिंदी या इंग्लिश जो बोल रहा हूं उसको वो डायरेक्टली समझ सकता है, बट इफ आई एम स्पीकिंग इन तमिल या तेलुगु तो उस टाइम पे ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही मे रिक्वायर अ ट्रांसलेटर, या एक बीच में एक बंदा चाहिए रहेगा जो ट्रांसलेट करे, जिसको तमिल प्लस हिंदी दोनों आना चाहिए। मैं तमिल में बोलूंगा, उसको ट्रांसलेट करेगा वो हिंदी में, और उधर से वो हिंदी बोलेगा तो वो मेरे को ट्रांसलेट करके बताएगा तमिल में। सो ट्रांसलेटर चाहिए रहता है अपन लोगों को। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी अगर समझ में आई, थोड़ा सा और इस चीज में डिटेलिंग होगी तो मजा आएगा अभी अपने को। पहले तो एक चीज बताऊं, कंप्यूटर एक डिवाइस है, बिल्कुल सही बात। ऐसे फैन, ट्यूबलाइट, ये सब चीजें भी एक डिवाइस है, राइट? ट्यूबलाइट से मुझे अगर बात करनी है मैं कैसे करूं? और भैया ट्यूबलाइट तेरे क्या हाल चाल है? तो यार ट्यूबलाइट तुम चालू हो, एक काम करो चालू हो जाओ तो जरा, मेरी बात सुन लेगी क्या? विल इट अंडरस्टैंड? नो सर। ओके, नो सर ओरिएंट वाला फैन सुन लेगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके। हाँ तो सर, एलेक्सा वाला वाला सुन लेगा। चलो अभी स्मार्ट फैंस पे नहीं जाते हैं, अभी लेट्स टॉक अबाउट सिंपल ट्यूबलाइट्स। अभी पहले से सिंपल ट्यूबलाइट या बल्ब की बात कर रहे हैं अपन, जैसे ठीक है एलईडी बल्ब। इसलिए एग्जांपल मैंने बल्ब का ही लिया, बिकॉज आई नो कि आजकल जो फैंस हैं वो आ चुके हैं जिनको सिर्फ क्लैप करो तो ऑन ऑफ या बोल के भी हो सकता है काम हो जाए। सो लेट्स सी, अभी पहली चीज मैं ये बोल रहा हूं कि बल्ब को मेरे को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको निर्देश देने हैं कि भाई तू चालू हो या बंद हो, तो मैं कैसे दूं उसको निर्देश? थ्रू स्विच। एग्जैक्टली, थ्रू स्विच। हम स्विच होता है बल्ब का, हम उस स्विच को ऑन करके बल्ब चालू कर पाते हैं, स्विच को ऑफ करके बल्ब को बंद कर पाते हैं। इस तरीके से हम स्विच को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हमने ये जो ऑन और ऑफ करा स्विच, इससे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। एग्जैक्टली, सर्किट कंप्लीट होता है, करंट पास होता है।
जब करंट पास होता है तो बल्ब चलता है, जब करंट पास नहीं होता है तो वो नहीं चलता है, बराबर। सो ट्यूबलाइट को या बल्ब को तो हम ऐसे बंद चालू कर पाते हैं, फैन को कैसे कर पाते हैं? अभी नॉर्मल फैन की बात कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? Throw switch. थ्रू Through स्विच। स्विच के थ्रू हम किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? करंट को। करंट पास होगा तो फैन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एवरी डिवाइस, हर डिवाइस घर के अंदर हर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है, टीवी, फ्रिज, एनीथिंग एनीथिंग, सबके लिए ये चीज एप्लीकेबल है, सिंपल प्रिंसिपल, राइट? Yes, sir. ओके Yes, चलो sir. ठीक है। अब पंखे को मेरे को कुछ और निर्देश देने हैं, मैं सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करना चाहता, उसको और कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। क्या पहली चीज तो ये बताओ, कंप्यूटर और कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता है? Yes, sir. क्या Yes, लेता है? sir. क्या? Yes, sir. सर स्पीड 1 2 3। ओ थैंक यू सो मच। वो स्पीड लेता है, अपन उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि आखिर हम स्पीड कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उसकी? Regulator. ओके, सो स्विच के साथ में एक चीज लगी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। अब ये जो रेगुलेटर है ये बेसिकली कर क्या रहा है बैकग्राउंड में? इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट के वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये वोल्टेज कम या ज्यादा पास करता है। जब वोल्टेज ज्यादा पास करता है तो फैन तेज चलने लगता है, जब वोल्टेज कम पास करेगा तो फैन धीरे चलने लगेगा, बराबर। और जब भी आपका फैन कम वोल्टेज पे चलता है तो वो गर्म ज्यादा होता है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बीच में बोल दिया, बट मेन चीज ये है कि अपन फैन को कई तरह से इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेट करके और ऑन ऑफ करके, इस तरह से कर पा रहे हैं, राइट? सो इन द सेम वे कंप्यूटर जो है, अभी अपन फिलहाल नॉर्मल एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं, बाद में धीरे धीरे चीजों को और डिटेल में समझेंगे। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसको भी मुझे अगर इंस्ट्रक्ट करना है, मुझे कुछ कमांड्स देनी है, तो मैं कीबोर्ड का यूज करता हूं। और कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्कुल एक तरह से समझ सकते हो कि वो रेगुलेटर को डिपिक्ट कर रही है। बस रेगुलेटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कीबोर्ड वोल्टेज को कंट्रोल या कम ज्यादा करके इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, वो अलग अलग सीक्वेंस ऑफ करंट्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि से फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे कीबोर्ड से प्रेस करा 5 तो कंप्यूटर को क्या पहुंचेगा? अगर हमने 5 दिया तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा, कुछ ऐसी सीक्वेंस देगा, मतलब करंट की। वो करंट में अपने को देगा ऑन, ऑफ और ऑन, ऐसी कुछ सीक्वेंस दी, ऑन, ऑफ और ऑन, मतलब 1 0 1, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ये 1 0 1 उसने पास करा कंप्यूटर को एक तरह से, ठीक है? अच्छा वापस समझना, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड्स 1 0 1, कंप्यूटर को 1 0 1 समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? पहली चीज, कैन एनीवन टेल मी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज। Machine language. ओके, कंप्यूटर समझ रहा है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ऑफ करंट्स। जैसे कि हमारा फैन सिर्फ करंट की भाषा समझता है, ट्यूबलाइट या बल्ब सिर्फ करंट की भाषा समझती है, इन द सेम वे हमारा कंप्यूटर भी सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ, एक सेकंड, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर जो है वो भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है करंट की। है तो वो भी डिवाइस, है तो वो भी मशीन, कनेक्टेड तो उसके अंदर भी वायर्स ही हैं। आपका कीबोर्ड भी कंप्यूटर से जो कनेक्टेड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? वायर के थ्रू। अभी वायरलेस वाले कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे अभी अपन समझो, उस जगह भी आएंगे अगर तुम्हें डिस्कशन करना हो तो, बट फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए, और कंप्यूटर इज कनेक्टेड, मतलब अवर कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग वायर। अब इस वायर के ऊपर क्या चीज फ्लो हो सकती है? करंट। एग्जैक्टली। क्या इसके ऊपर शरबत, दूध, दही, कुछ और चीजें फ्लो हो सकती हैं इसमें? नो सर। सर कैसी बातें कर रहे हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की। अब वायर है तो वायर के ऊपर क्या फ्लो होगा? कोई भी वायर हो, वायर के ऊपर क्या फ्लो हो सकता है? करंट। करंट के अलावा कुछ भी फ्लो नहीं हो सकता। तो मैं अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं तो किस तरीके से दे रहा हूं, किस फॉर्मेट में दे रहा हूं? करंट। तो आई बिलीव आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कंप्यूटर करंट के अलावा कोई और भाषा समझ ही नहीं सकता, राइट और रॉन्ग?
Yes, sir. Yes, sir. ये दिमाग में क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वापस समझना, इसी बात को वापस कर दोहरा रहा हूं अलग तरीके से। अब क्या कंप्यूटर हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है? No, sir. No, sir. क्या कंप्यूटर जावा लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी समझ सकता है? No, नहीं, sir. sir. नहीं, sir. बिल्कुल भी नहीं No, समझ sir. सकता। जैसे कि ये पंखा नहीं समझ सकता, ऐसे कंप्यूटर भी एक डिवाइस है। सो कंप्यूटर कैन, मतलब कंप्यूटर ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ करंट्स। Current. बराबर। कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस? No, No. sir. दिमाग में क्लैरिटी लाओ, बिल्कुल प्रॉपर क्लैरिटी। अगर 0 1 समझ सकता है, तुमने हाँ कहा, तो फिर तो पंखा भी समझ सकता है। मतलब नहीं सर, समझ ही नहीं सकता है। वायर के ऊपर 0 1 जा सकते हैं क्या? नहीं, sir. No. नहीं, है ना। दिमाग में क्लैरिटी रखना, मैं बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाना चाहिए। आज के बाद कभी भी तुम लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज का। सिंपल सी चीज है, वायर के ऊपर सिर्फ करंट फ्लो हो सकता है, और वो करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि हम अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो कि हम कीबोर्ड का यूज करके दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस भी कैसा जा रहा है? डायरेक्ट करंट के फॉर्म में जा रहा है। मतलब बेसिकली जा तो सिर्फ करंट ही रहा है। ओके, so computer cannot understand anything except the language of currents, but we cannot understand the language of currents। या मुझे अगर मान लो अभी कंप्यूटर को 5 देना है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि मैं मेरे पास मतलब मैं ऐसा इशारा करूंगा, मेरी उंगली के अंदर से करंट निकलेगा और मैं करंट दूंगा, छोड़ूंगा, फिर दूंगा, तो 1 0 1 चले गया, तो मतलब एक तरह से कंप्यूटर को 5 चले गया। बराबर। तो क्या इस तरीके से अपन उसको इंस्ट्रक्शन देंगे? नहीं। अब मेरे हाथ में से तो करंट निकलने से रहा, राइट। सो उसके लिए वी हैव यूज सम डिवाइस, हमने कोई डिवाइस यूज कर ली। अब इस डिवाइस को यूज करके भी हमको 5 देना है कंप्यूटर को, तो 5 नहीं जाने वाला, जा तो सिर्फ करंट ही सकता है। सो हमने उसको क्या दिया? हमने बोला कीबोर्ड से एक बटन दबाया 5 वाला, तो बैकग्राउंड में क्या हुआ? बैकग्राउंड में करंट गया, नहीं गया और गया, मतलब कि ऐसी सीक्वेंस गई है, करंट की सीक्वेंस गई, ऑन ऑफ और ऑन, ऐसी एक सीक्वेंस गई करंट की। सो क्या कंप्यूटर को 5 गया एक्चुअली? No, sir. नहीं, कंप्यूटर को तो सिर्फ करंट ही गया है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं। हमने कीबोर्ड के ऊपर जो स्विच है, उस स्विच के ऊपर 5 प्रिंट करा हुआ है। क्या 5 प्रिंट करने में 5 की जगह यहां पे XYZ प्रिंट कर दूं तो क्या XYZ चले जाएगा? No, sir. दैट इज जस्ट अ की। उस की को प्रेस करते से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है और पीछे से तो सिर्फ करंट ही जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड 1 2 3 4 5 4 0 1 और एनीथिंग, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ करंट्स। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि कंप्यूटर को अगर हमने ऑन ऑफ ऑन दिया, मतलब कि कंप्यूटर को हमने 5 दिया, हमने ऐसा माना कि हमने कंप्यूटर को 5 दिया, और उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर हम कुछ ऐसा सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक तुमको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा अगर तुम लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया तो, कि आखिर कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स कैसे बन सकते हैं। अलग अलग तरह के सर्किट्स बनते हैं, लॉजिक्स बनते हैं, जिसके थ्रू अपन जो अलग अलग सीक्वेंस ऑफ करंट्स दे रहे हैं उसके बेसिस पे वो अलग अलग काम कर पाएगा। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत एक चीज है जिसको अपन कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, दैट इज बेसिकली ए प्रोसेसर। ठीक है, ये जो प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेसर में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर ऐसी सीक्वेंस ऑफ करंट आए तो इस तरह का आउटपुट दो, और अगर इस तरह की सीक्वेंस ऑफ करंट आए तो कुछ और आउटपुट दो। इस तरह की चीजें कंप्यूटर को प्रोसेसर के अंदर इस तरह की सर्किट्स बनाए गए होते हैं। ओके, डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन अभी बेस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये बेस क्लियर है हमको, आज हमको ये क्लैरिटी आ गई। कंप्यूटर सिर्फ समझता है लैंग्वेज ऑफ करंट्स, लेकिन इस लैंग्वेज ऑफ करंट्स को हम पढ़ने या लिखने के लिए, जैसे मान लो मेरे को कंप्यूटर से काम लेना है या मुझे कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, आई नीड टू स्टडी। ठीक है, मैं रिसर्च की फील्ड में हूं या साइंस में हूं, मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ना है, सीखना है, तो इस टाइम पे मैं किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकता हूं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए हमने लैंग्वेज डेवलप करी और उसको हमने बोल दिया बाइनरी लैंग्वेज। वी आर सेइंग इट एज, वी आर कॉलिंग इट एज
बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज 0101 से मिलके बनी हुई है। कंप्यूटर इसे नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर समझता है ऑन ऑफ ऑन करंट की सीक्वेंसेस को, पर हम उसकी जगह क्या बोलते हैं 101, ये हम बोलते हैं। बैकग्राउंड में तो उसका मतलब ऑन ऑफ ऑन है। इतनी चीज समझ में आ गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. हम लिखेंगे 101, ये हमको समझ में आएगा, हमारे लिए लिखना आसान है, हमारे लिए बोलना आसान है, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ लैंग्वेज ऑफ करंट समझ में आती है। बट क्योंकि 101 एक तरह से ऑन और ऑफ को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग आम भाषा में कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही आपको सुनने को मिलेगा एक्चुअली, कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोल देते हैं हम लोग? कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज एंड दिस बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। ये मशीन की एक्चुअल लैंग्वेज है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मशीन, ऐसा हम बोलते हैं। पर आपको जब भी आप ये चीज बोले, आपको बैकग्राउंड में क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स ऑन ऑफ, या करंट की भाषा को ही समझता है, वो सिर्फ करंट की सीक्वेंसेस को ही समझता है वो। इट डजंट अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, वो नहीं समझता। पर अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए या कोई टीचर आपसे बोले कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो वहां पे एबलेपने मत करना, वहां पे ये मत बोलना कि लैंग्वेज ऑफ करंट्स, वहां पे बोलना बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है? आई गारंटी यू मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमें भी ये बैकग्राउंड की चीज नहीं बताई जाती थी। हम सिर्फ किताब में से डेफिनेशन पढ़ लेते थे, हमें समझ में आ जाता, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, दैट्स इट, हम ये पढ़ते आ रहे हैं बस इस चीज को। कैसे? सो बेसिकली पीछे तो वो सिर्फ लैंग्वेज ऑफ करंट्स ही समझता है, लेकिन हम उसे कभी कभी बोलते हैं कि वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को समझ रहा है। यहां तक की कहानी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो कंप्यूटर जावा नहीं समझ रहा है, कंप्यूटर एबीसीडी नहीं समझ रहा है, तो फिर सर हम जावा लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? एनी आइडिया? Compiler के थ्रू? By using compiler. ये कौन है कंपाइलर? लक्ष्य जी। नहीं, कंपाइलर कौन है? जवाब किसने दिया वो नहीं पूछ रहा हूँ, कंपाइलर कौन है, मतलब कोई उसको ट्रांसलेटर। एग्जैक्टली, आई नीड अ प्रॉपर वर्ड। मेरे को कंपाइलर से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है बेसिकली मतलब उसके एक्चुअल मीनिंग समझना है अपने को। तो सो बेसिकली कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, एंड फॉर द पर्पस टू लेट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड जावा लैंग्वेज और C and C++ लैंग्वेज, वी नीड अ ट्रांसलेटर। हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए, जैसे कि अभी अपन ने बात करी थी जब मैं और अंश बात करना चाह रहे थे, एंड ही नोज ओनली तमिल लैंग्वेज एंड आई नो ओनली हिंदी लैंग्वेज, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन। इन द सेम वे कंप्यूटर के केस में वी विल रिक्वायर अ ट्रांसलेटर। अगर जावा लैंग्वेज समझाना चाहते हैं तो जावा का ट्रांसलेटर चाहिए रहेगा, सी लैंग्वेज समझाना चाहते हैं तो सी का ट्रांसलेटर चाहिए रहेगा। हर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अलग अलग होगा। जैसे कि अभी अपन ने एक ट्रांसलेटर को अगर हायर किया तो उसको या तो वो सिर्फ तमिल टू हिंदी ट्रांसलेट कर पाएगा, या फिर वो मलयालम टू हिंदी और हिंदी टू मलयालम कन्वर्जन कर सकता है, या चाइनीज टू हिंदी और हिंदी टू चाइनीज कन्वर्जन कर देगा। वो सारी लैंग्वेजेस का कन्वर्जन एक बंदा नहीं कर सकता। ठीक है? यूजुअली अ पर्सन नोज 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज और मैक्सिमम ऑफ 5 लैंग्वेजेस। इससे ज्यादा एक आम ट्रांसलेटर को लैंग्वेजेस नहीं पता होती। सो हम बेसिकली कंप्यूटर के ट्रांसलेटर की बात करें तो कंप्यूटर का ट्रांसलेटर ओनली अंडरस्टैंड्स 2 लैंग्वेजेस। एक जैसे कि जावा का ट्रांसलेटर है तो इट अंडरस्टैंड्स जावा लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, वो जावा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है? अब इस ट्रांसलेटर को हम लोग नाम देते हैं कंपाइलर, पर सिर्फ एक कंपाइलर नहीं होता है। अभी इस बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेटर कई तरीके हैं, अलग अलग तरह से काम करने वाले ट्रांसलेटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है कंपाइलर, वो भी ट्रांसलेटर है। एक होता है इंटरप्रेटर, वो भी ट्रांसलेटर है। एक होता है असेंबलर, वो भी ट्रांसलेटर है। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, अभी आगे पढ़ने को मिलने वाले हैं। सो जस्ट वेट। लेकिन अभी फिलहाल में मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप लोगों को एक कहानी क्लियर हुई। कंप्यूटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, वापस दोहरा रहा हूं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन
डायरेक्ट करंट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डज इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि इट हैज ओनली टू स्टेट्स, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ. इस ऑन और ऑफ को हमने डिनोट करा 1 और 0 से और हमने एक नई लैंग्वेज बनाई. कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड्स एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ करंट्स, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस ऑन और ऑफ को डिनोट कर रहे हैं 1 और 0 से, ताकि हम लोगों को कॉपी में लिखना या प्रोग्राम बनाना इजी हो जाए. ओके, सो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज थी वो पूरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते थे वो सिर्फ 10101 के फॉर्म में लिखे जाते थे और कोई दूसरी लैंग्वेज होती ही नहीं थी. ठीक है, मतलब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, आपको बोलना है 5 + 6, से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कंप्यूटर को अगर हमको 5 + 6 इंस्ट्रक्ट करना है तो बाइनरी लैंग्वेज में हाउ कैन वी राइट 5 + 6, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे 101. प्लस करने के लिए कुछ और कोड होगा 110101. ठीक है, ऐसा कोड है, मान लो दिस इज फॉर एडिशन, ये ऐड करने के लिए कोड है. सो 101 ये प्लस और यहां पे 6 दे रहा हूं, 6 इज 110. तो मैं इस तरीके का जब कोड लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द आंसर 5 + 6 दैट इज 11. 11 मिलेगा और 11 का बाइनरी फिर कुछ और होता है 1011. ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि पुराने टाइम में सारा काम बाइनरी में होता था, और बेसिकली मैं बताऊं आज की डेट में भी कुछ जगहों पे आपको बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ता है. और स्पेशली जो लोग नेटवर्क्स से रिलेटेड काम करते हैं, नेटवर्क्स मतलब जिनको हैकिंग और इस तरह की चीजें आजकल बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को. हैकिंग वर्ड सुनते से पता नहीं क्या होता है अंदर कुछ, और लोगों को सबको अट्रैक्ट करता है कि बस यार हैकिंग आनी चाहिए अपने को, तो बस कैसे भी कुछ आए ना आए. ओके, सो हैकिंग ऐसे ही समझ में नहीं आती है. ऐसे हैकर्स तो टटपुंजी तो कोई भी बन जाते हैं. कैसे बन जाते हैं, वो 1-2 टूल यूज करना आ गए और यू बिकम अ हैकर. ऐसा नहीं होता है. 1-2 टूल्स को यूज करने से कोई हैकर नहीं बनता है. हैकर के लिए आपको प्रॉपर हैकिंग आने के लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें आपको नेटवर्क्स और ये बाइनरी लैंग्वेजेस और अदर कई तरह की लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है. तब आपको कंप्यूटर की वर्किंग प्रॉपर तरीके से समझ में आती है, और जब कंप्यूटर की वर्किंग ढंग से समझ में आएगी तभी तो आप उसके अंदर चोर दरवाजे ढूंढ पाओगे, लूप होल्स पकड़ पाओगे, और उसके थ्रू आप अपना वायरस उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हो, कोई वायरस बना सकते हो, या फिर किसी की इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हो, चुरा सकते हो. सो दैट इज बेसिकली हैकिंग, राइट. ओके, सो कहने का मतलब है वो चीजें सीखना है. तो शुरुआत फिर बोल रहा हूं यहीं से है. एवरीथिंग स्टार्ट्स डे 1. आज हम लोगों ने जो बेसिक्स पढ़ा, हर चीज की बेसिक्स, हर चीज का नींव यहीं से है. ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो आई बिलीव आप लोगों को यहां तक की कहानी अच्छे से समझ में आई कि आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली लैंग्वेज ऑफ करंट्स, पहली चीज. और दूसरी चीज आपको यह समझ में आई कि कंप्यूटर जो होता है वो लैंग्वेज ऑफ करंट की जगह हम उसको बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी बोलें तो गलत नहीं है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि इट अंडरस्टैंड्स ओनली लैंग्वेज ऑफ करंट्स. ओके, सो ये टॉपिक को आज अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे. कल हम आगे बढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना बता के और छोड़ना चाह रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट और था कि बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज क्या चीज होती है. तो अपन ने अभी देखी जिसके अंदर 2 पॉसिबल चॉइसेस होती हैं, उसे बाइनरी बोलते हैं. और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 चॉइसेस हैं, 0 और 1. सिर्फ इन 2 सिंबल्स का यूज करके, इन 2 डिजिट्स का यूज करके वी कैन क्रिएट अदर नंबर्स. ओके, सो बिकॉज दीज आर डिजिट्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाइनरी डिजिट्स. ये 0 1 जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं, इसलिए वी ऑल्सो कॉल देम बाइनरी डिजिट. और बाइनरी डिजिट को ही शॉर्ट में बोलते हैं बिट. सबको ध्यान होना चाहिए अब इस चीज के बारे में. बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट. सबको याद रहेगी ये चीज. आज तक आपने वर्ड सुना है बिट, बाइट, ये सारे वर्ड सुने हैं, लेकिन अब आपको पहली बार समझ में आ रहा है बिट का फुल फॉर्म क्या है. बाइनरी डिजिट, यानी या तो 0 या फिर 1 इज अ बिट. zeros and ones आर नोन एज बिट. ओके, और कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर्ड है वो सिर्फ बिट्स के फॉर्म में होता है, बिट्स एंड बाइट्स. आप जब भी किसी फाइल को देखोगे तो उसकी साइज कैसी लिखी हुई आती है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में साइज होती है, राइट. जैसे मूवी है अपनी तो 500 MB की मूवी है, मेगाबाइट्स. मतलब मूवी भी जो है वो बिट्स के फॉर्म में, मतलब बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में स्टोर्ड है मूवी. यस,
मूवी इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इस बारे में मैं आपसे और अच्छे से बाद में कभी बात करना चाहूंगा, पर अभी सिर्फ इतना समझें, कंप्यूटर में एक एक चीज डिजिटल फॉर्म में होती है, बिट्स के फॉर्म में होती है, और इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। Digital computers are called digital computers because they store everything in the form of binary digits। मतलब आपका फोटो, एक मूवी, एक टेक्स्ट, कुछ भी चीज स्टोर कर रहे हो तो सब जीरोज और वंस के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, मैं कभी इस टॉपिक को बाद में आपको एक्सप्लेन करना भूल जाऊं तो प्लीज मुझे रिमाइंड कराएं। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट जनरल नॉलेज के लिए अच्छी चीज है। मुझे एक बार रिकॉल कराना, हो सके तो कल ही रिकॉल करा देना। आई विल टेल यू इन डिटेल कि वाई बेसिकली, कि ये कैसे है, मैं जो बात बोल रहा हूं इसको मैं प्रूव करूंगा कि कैसे कंप्यूटर के अंदर हर चीज डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है या बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग मैथ्स की क्लास में जा सकते हैं आपके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।